बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज से मध्यकालीन भारत की स्टार्टिंग हो रही है। इसके पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के जो मुख्य खंड थे उसके बारे में जिक्र किया। जैसा कि बताया था, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, तत्पश्चात आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। तो जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, जितने भी महत्वपूर्ण सेगमेंट थे, सबके बारे में हम लोग जो है बात कर लिए प्राचीन भारत के, जहां से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। अब आज से जो स्टार्टिंग हो रही है आपकी मध्यकालीन भारत की इतिहास होगी। आप लोगों का प्यार जिस तरह से प्राचीन इतिहास पे मिला, उसी तरह से आशा करता हूं कि आप लोग अपना जो समय, अपना जो प्यार हमारे मध्यकालीन भारत के जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उस पर भी देंगे। और कल जैसा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, उस पर भी एक फैक्चुअल वीडियो, एक ट्रिब्यूट के रूप में एक वीडियो बनाया, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग नहीं देखे एक बार देखें, क्योंकि वहाँ से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्राचीन मध्यकालीन भारत की प्रथम क्लास। तो जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट करने से पहले बात जब भी करेंगे मध्यकालीन भारत की, तो पहला बात आएगी कि भारत पर अरबी आक्रमण की। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में जब अरब वासियों का आक्रमण होता है, तब से भारत में मध्यकालीन इतिहास की क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। वहीं से हम मध्यकालीन भारत मानते हैं, क्योंकि जो सेगमेंट है 3 पार्ट में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में, तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत जो मानते हैं हम भारत पे अरब आक्रमण के बाद से मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पर पहले अरब वासियों ने ही आक्रमण किया, इसके पहले हम लोग यूनानियों का भी आक्रमण पढ़ा था प्राचीन भारत में। तो कोई न कोई ऐसा कारण रहा है, तभी अदर देश के लोग हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो देश था उस रूप से प्राकृतिक स्रोतों के रूप में बहुत ही समृद्ध था। इसलिए कोई कृषि के लिए, कोई पशुपालन के लिए, कोई मसालों के लिए आधुनिक भारत तक आते आते आक्रमण होते रहेंगे। व्यापार के लिए भारत एक अच्छा बाजार है, उसके लिए आधुनिक भारत में आक्रमण होंगे। उसी क्रम में भारत में अरबियों का आक्रमण हो रहा है। अरबी कौन? अरबी अर्थात मुसलमानों का आक्रमण शुरुआत होता है। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम का। ऐसा नहीं है कि आक्रमण पहले नहीं हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन पहला जो मुस्लिम आक्रमण है जो सफल हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम के काल में हुआ। अरबियों के बाद भारत में दूसरा जो आक्रमण होता है, वो आक्रमण होता है तुर्कों का, जिसमें हम मोहम्मद गोरी की बात करेंगे, मोहम्मद गजनवी की बात करेंगे। तत्पश्चात मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल आएगा, दिल्ली सल्तनत आएगा, और दिल्ली सल्तनत में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो मध्यकालीन का पूरा इतिहास है, उसके बारे में इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं भारत पे मुस्लिम आक्रमण की। जब मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं बच्चा, तो मुस्लिम आक्रमण भारत में 2 तरह से होता है। जो पहला मुस्लिम आक्रमण हो रहा है वो किसका हो रहा है बेटा? अरब मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। तो पहला मुस्लिम आक्रमण कौन सा हो रहा है? अरब मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। और उसके पश्चात बेटा किसका आक्रमण हो रहा है? तुर्की मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। तो 2 मुस्लिम आक्रमण भारत पे हो रहे हैं। एक हो रहा है अरब वासियों का और दूसरा हो रहा है तुर्क वासियों का। भारत में सेंट्रल एशिया वाले क्षेत्र में अरब वासी हैं, और चाइना के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक जनजाति है जिन्हें हम क्या कहते हैं? तुर्की कहते हैं। जो तुर्की शब्द अगर बात करें, तुर्की कौन थे? तो तुर्की एक जनजाति है। कहाँ की? चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत की एक जनजाति है, जिसका नाम है क्या है बेटा? वो है तुर्की। तो तुर्की कौन है? उत्तर पश्चिम चीन की जनजाति। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कि तब उसको आगे बढ़े, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, जैसा कि आप लोग ले लिए होंगे। तो जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है कि भारत में तुर्की आक्रमण होता है, तो तुर्की
किसे कहते हैं? तो वास्तव में तुर्की उत्तर पश्चिमी चीन का जो है एक जनजाति है, वो है तुर्की। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं तुर्क। और तुर्क कैसे हैं? जनजाति मुसलमान जनजाति। तो अरब का आक्रमण हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है भारत पे? दूसरा आक्रमण जो हो रहा है तुर्की मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। और जब बात करेंगे अरब मुस्लिम आक्रमण की, तो सबसे पहले अरबी मुस्लिम आक्रमण कौन करता है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। कब करता है? 712 ईडी में। अगर क्रम की बात करें तो भारत पे आक्रमण करने का क्रम यूनानी, अरबी, तुर्की, ये क्रम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अरबी का आक्रमण होता है कब? अरबों का मोहम्मद बिन कासिम के समय में, और मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में भारत पर आक्रमण होता है। ठीक है बेटा, बात करें भारत का सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण है। पॉइंट बी नोटेड कि भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो कौन सा बेटा हो जाएगा? तो अरब मुस्लिम आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम के समय में। भारत पर सबसे पहला सफल तुर्की मुस्लिम आक्रमण की जब बात करेंगे तो बेटा हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में होगा। तो पॉइंट अच्छे से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, पहला अरब मुस्लिम आक्रमण पूछ रहा है या पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण पूछ रहा है। दोनों ही आक्रमण भारत पर सफल होंगे, लेकिन प्रश्न में क्या पूछता है? अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि पहला सफल अरबी मुस्लिम आक्रमण, तो मोहम्मद बिन कासिम की बात आएगी, 712 एडी की बात आएगी। और पूछेगा भारत का पहला सफल तुर्की आक्रमण की जब बात होगी बेटा, तो मोहम्मद गजनवी की बात आएगी। तो समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। आखिर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करेंगे। आखिर मोहम्मद बिन कासिम जब सफल आक्रमण करता है तो क्या कैसे चीजें हैं? तो 712 एडी में भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण होता है। प्रथम सफल आक्रमण कहाँ होता है? सिंध वाले क्षेत्र में। और सिंध क्षेत्र में उस समय राजा दाहिर हैं, हिंदू राजा दाहिर हैं। सिंधु क्षेत्र में दाहिर राजा हैं और उन्हीं के शासन काल में रेवार नामक स्थान पर दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है? जीत हासिल करता है। और वैसे ही अरब वासियों का वहाँ पे सत्ता आ जाती है, अरब वासियों का वहाँ प्रवेश हो जाता है, अरब वासियों का सफल आक्रमण हो जाता है 712 एडी में। किस जगह पे? सिंधु के रेवार नामक स्थान, सिंधु तंत्र के आसपास रेवार नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। कौन? सिंधु का राजा है। कौन है? दाहिर। सिंधु शासक कौन है? दाहिर है। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। तो 712 एडी में क्या हो रहा है? दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच सिंध क्षेत्र में रेवार नामक स्थान पर एक युद्ध होता है, जिसमें प्रथम मुस्लिम आक्रमण के द्वारा सफल विजय हासिल की जाती है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये पहला फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, जहां से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो दाहिर और कौन? मोहम्मद बिन कासिम। रेवार नामक स्थान पर सिंध के राजा कौन है? दाहिर है बेटा। मैंने बोला कि जब भी कोई आक्रमण हो रहा है तो किसी न किसी आक्रमण का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। जब यूनानी आक्रमण हुआ था तो कहीं ना कहीं वो पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में वो करने के लिए आक्रमण किए थे। उसी तरह इनका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। इनका भी क्या हो रहा है? उद्देश्य होगा। आखिर उद्देश्य क्या होगा? कोई भी शासक अगर किसी क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाना चाहता है तो उसके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए बेटा? तो सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए सैन्य शक्ति। उसकी सैन्य शक्ति, उसकी आर्मी जो है मजबूत होनी चाहिए। लेकिन क्या आर्मी मजबूत होने से ही काम चल जाएगा? उस आर्मी को मजबूत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? धन दौलत होनी चाहिए। तो धन दौलत कैसे? तो वहां से लूट लाट करेंगे, कुछ ना कुछ काम ऐसा करेंगे जिससे हमको अधिकाधिक धन अर्जन हो
और उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, अपने सैन्य शक्ति को आगे बढ़ाएंगे, तरह तरह तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, सैन्य शक्ति को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य उनका क्या होगा बेटा, धन दौलत को लूटना। धन को क्या करेंगे बेटा, सबसे आसान तरीका है, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी के धन को लूट लीजिए, तत्कालिक प्रभाव से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वर्तमान चोर देखते होंगे, चोर डाकू क्या करते हैं, तत्कालिक लाभ के लिए किसी का पैसा लूट लिए। जो 1 लाख 2 लाख लोग 6 महीने साल भर में कमा रहे हैं, वो 1 घंटे 2 घंटे में बंदूक की नोक पे कमा ले रहे हैं, चोरी करके 1 घंटे में कमा ले रहे हैं। तो वही काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटे, ये अरबवासी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सबसे पहले क्या होगा, धन दौलत को लूटना होगा। और जब अरबवासी अपने किसी क्षेत्र में, किसी हिंदू क्षेत्र में घुसेंगे तो क्या चाहेंगे कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर लेंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तो उनको लाभ मिलेगा इसका। तो अरबवासी सबसे पहले धन की लूट, उद्देश्य क्या होगा उनका, धन की लूट, दूसरा होगा धर्म का प्रचार प्रसार। 2 मंतव्य लेके बस आएंगे ये लोग, धन की लूट लाट करनी है, उसके पश्चात क्या करना है, हमें अपने इस्लाम धर्म की प्रचार प्रसार करना है। और लेकिन उस समय का एक तत्कालिक कारण और था अरबवासियों के युद्ध करने का। इराक के शासक है अल हजाज, इराक के एक शासक है अल हजाज, और श्रीलंका से अल हजाज का एक जहाज है, श्रीलंका से अरब की तरफ जा रहा था। उसी समय कुछ लुटेरों ने उनके इस जहाज को लूट लिया, और इस जहाज को लूटने के पश्चात जो इराक के शासक अल हजाज हैं, वो कहां जाते हैं, कासिम से बोलते हैं, मतलब या दाहिर से कहते हैं कि आपके क्षेत्र में मेरा एक जहाज, समुद्री जहाज जो है लूट लिया गया है, और इसका खामियाजा, इसका जो प्रतिपुष्टि है, जिसका जो मतलब हर्जाना है, आपको भरना पड़ेगा। लेकिन जो सिंध के शासक हैं दाहिर, इस चीज़ से क्या करते हैं, मुकर जाते हैं। तत्पश्चात मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, अपने जहाज के उसके लिए क्या करता है, आक्रमण कर देता है भारत पर। तो एक तात्कालिक कारण ये था कि जहाज की लूट हो जाती है, कहाँ पे, समुद्री जहाज की लूट हो जाती है सिंधु के लुटेरों के द्वारा। इसलिए एक कारण और हो जाता है कि इनका उद्देश्य करने का कारण एक जहाज वाला हो गया, एक लूट धन लूटना, और दूसरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो 3 कारण हैं, उद्देश्य हैं, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं और सफलता अर्जित कर लेते हैं। 713 ईस्वी 713 ईडी में मुल्तान पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करते हैं मोहम्मद बिन कासिम 712 पर। कहां पे, सिंध वाले क्षेत्र में। तत्पश्चात कहां पे आक्रमण कर रहा है, 713 एडी में मुल्तान पर आक्रमण कर रहा है और वहां पर विजय प्राप्त कर रहा है। और मुल्तान को उसने क्या नाम दिया, और उसने ही मुल्तान का नाम रखा बेटा स्वर्ण नगरी के नाम से। मुल्तान को स्वर्ण नगरी किसने कहा, किसने दर्जा दिया स्वर्ण नगरी का, तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी का दर्जे की बात किया जाए बेटा, तो मुल्तान को दर्जा दे रहा है स्वर्ण नगरी का मोहम्मद बिन कासिम। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो 712 से स्टार्ट हो रहा है, 713 में स्वर्ण नगरी मुल्तान पर आक्रमण कर ले रहा है। और इसकी जो जानकारी मिलती है, ये जो चीज़ें आपको मिल रही हैं इस आक्रमण की क्या क्या बातें हो रही हैं, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो कोई ना कोई रचना होगी। तो अरबी आक्रमणों की जानकारी हमें अली अहमद की एक रचना है जिसका नाम है चचनामा। अरबी मुस्लिम आक्रमणों की जो जानकारी हमें मिलती है वो अली अहमद की चचनामा नामक ग्रंथ में मिलती है। चचनामा से पता चलता है कैसे मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे पहला आक्रमण करता है और दाहिर के खिलाफ जीत हासिल करता है, पहला सफल आक्रमण करता है और 713 में मुल्तान पे आक्रमण करता है जिसे स्वर्ण नगरी का दर्जा देता है। और वहीं से अरबियों का प्रवेश कहाँ हो रहा है, भारत में हो गया और प्रथम सफल आक्रमण यहाँ से समाप्त हो रहा है। ठीक है बेटा, फिर जब अरबी आक्रमण होगा तो भारत पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। जब किसी देश पर
प्रभुत्व आने लगता है तो कुछ ना कुछ प्रभाव उसका पड़ेगा, या कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से लेके जाएंगे अपने यहाँ, या कुछ चीज़ें हम सीखेंगे उनसे, तो वही क्या प्रभाव पड़ेगा इस अरबी आक्रमण का भारत पर। प्रश्न पूछ लेता है भारत पर अरबी आक्रमणों के प्रभाव से क्या क्या हमने सीखा, या क्या क्या अरबियों ने हमारे हमसे लेके गए। तो सबसे पहला, इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव। जो भारत में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हो रही है, जो प्रादुर्भाव हो रहा है, वो सबसे पहले कब हो रहा है? जब भारत पर अरबियों का आक्रमण हो रहा है, तब इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव हो गया। भारत में इस्लाम की शुरुआत हो रही है बेटा। भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान, विज्ञान का आदान प्रदान किया जा रहा है। भारत से ज्ञान विज्ञान संस्कृतियों का, दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, और साथ ही साथ व्यापार का भी आदान प्रदान हो रहा है दो देशों के बीच, अरब और भारत के बीच। इस्लाम धर्म का प्रभुत्व आ गया, और साथ ही साथ ये दो तीन चार चीजें जो है यहाँ पे हो गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न आता है इससे रिलेटेड वनडे एग्जामिनेशन में। ऊंट पालने की प्रथा की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ऊंट पालने की प्रथा की शुरुआत भारत में जो सबसे पहले हुई अरबियों के आक्रमण के बाद, भारत में अरबियों के प्रवेश के साथ ऊंट पालने की प्रथा यहाँ से शुरुआत हुई। साथ ही साथ फिर क्या होता है? खजूर की खेती। ठीक है, खजूर की खेती की शुरुआत भी भारत में कब होती है? अरबी आक्रमण के बाद। साथ ही साथ दिरहम नामक एक मुद्रा है, कनिष्क के शासनकाल में हम दिनार नामक पढ़े थे, लेकिन दिरहम नामक चांदी का जो मुद्रा है का प्रचलन जो है वो कहाँ शुरुआत होता है? अरब वासियों के प्रवेश के बाद। मोहम्मद बिन कासिम के समय में ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत कब हो रही है? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। कब? अरब आक्रमण के बाद। मोहम्मद बिन कासिम के समय के बाद हम ऊंट पालने की प्रथा, अरब संस्कृति का व्यापार की प्रथा, और साथ ही साथ खजूर की खेती और दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन जो है यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जजिया नामक कर एक गैर मुस्लिम कर है। जजिया जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, जो प्राचीन इतिहास में भी पढ़ेंगे और आने वाले समय में भी पढ़ेंगे जजिया कर के बारे में। जो जजिया कर नामक कर की शुरुआत की थी, किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये कर कैसा है? गैर मुस्लिम, अर्थात हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जजिया। और इसकी शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी बेटा। साथ ही साथ अरब वासियों ने भारत से दशमलव प्रणाली, जो दशमलव प्रणाली भारत के द्वारा बनाया गया, इस दशमलव प्रणाली का जो प्रणेता है वो कौन है? भारत है। और उस दशमलव प्रणाली को कौन सीख रहा है बेटा? मोहम्मद बिन कासिम, अर्थात अरब वासी सीख रहे हैं। क्या? दशमलव प्रणाली। और इस दशमलव प्रणाली को कहाँ लेके जा रहे हैं? इस दशमलव प्रणाली को लेके जा रहे हैं अरब में। और अरब के बाद एक एबेलार्ड कर का एक जो है यूरोपी है, वो अरबियों से सीखता है और यूरोप में ले जाता है। गाना आपने सुना होगा, देताना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, मेरा भारत अच्छा भारत। तो इस गाने से में जो दशमलव प्रणाली की बात होती है, सच में कहा जाए तो जो दशमलव प्रणाली की शुरुआत होती है वो भारत करता है। और जैसे ही भारत पर अरब वासियों का आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के समय में, सफल आक्रमण, उसी समय में यहाँ से वो दशमलव प्रणाली ले जाते हैं, और वहाँ से ये प्रणाली कहाँ जाती है? यूरोप में जाती है। तो दशमलव प्रणाली प्रारंभ करने वाला जो देश है वो कौन सा है? अपना भारत है। ठीक है बेटा। और यहाँ से अरबवासी ले जाते हैं, लेकिन हम भी, हमारे ऊपर भी उनका कुछ प्रभुत्व होता है। जैसे हम लोग मानसून पढ़ते हैं, जो मानसून शब्द है, वो मानसून शब्द का प्रणेता कौन है बेटा? वो मानसून शब्द का प्रणेता है अरब। अरब से मानसून आया है, और इसी को हम पढ़ते हैं मानसून के बारे में। पूरी ओशिनोग्राफी, पूरा ज्योग्राफी में मानसून जो कि शब्द आता है वो कहाँ से है? अरबियों का है बेटा, अरब से आया है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो होती है बेटा वो अरब से होती है। और साथ ही साथ जो मानचित्र कला का जो सीखे हैं हम लोग, वो कहाँ से सीखे हैं बेटा? अरब वासियों से सीखे।
तो मानचित्र और साथ ही साथ मानसून शब्द जो है हमको कहाँ से मिला? अरब वासियों से मिला, और हमसे क्या ले गए? दशमलव प्रणाली ले गए। तो आदान प्रदान हो रहा है चीजों का, तो हम भी कुछ सीखे, वो भी हमसे कुछ सीख के ले गए, वो है दशमलव प्रणाली बेटा। ठीक है, तो ये था भारत पर क्या है? मुस्लिम आक्रमण में किसका? अरब मुस्लिम आक्रमण की बात हम लोग कर रहे थे, और इसमें बात कर रहे थे हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम कब? 712 एडी में। 712 एडी में किया गया। उनका उद्देश्य होता है धन को लूटना, साथ ही साथ क्या करना? मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। और तात्कालिक कारण क्या है? जो ईरान की जहाज को सिंध के लुटेरों के द्वारा लूट गया था, ये तात्कालिक कारण था। साथ ही साथ 713 एडी में 713 एडी में कहाँ पे? मुल्तान, और इसको स्वर्ण नगरी का दर्जा दिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और यहाँ से हमने अरबों से क्या क्या सीखा? ऊँट पालने की प्रथा, खजूर की खेती, दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन यहीं से स्टार्ट होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है जजिया कर की शुरुआत किसके समय में की गई? तो जजिया कर की शुरुआत बेटा, वो जजिया कर की शुरुआत हो गई मोहम्मद बिन कासिम के काल में। दशमलव प्रणाली हमसे ले गए। मानसून और मानचित्र कला का जो विकास भारत में देखने को मिला वो अरबियों के माध्यम से ही हमें मिला। तो ये था भारत पर अरबी का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, जिसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लुसेंट के सीरीज से है, तो वो आपके यहाँ तक आ गई। अब हम आते हैं बेटा भारत पर तुर्की आक्रमण की बात करेंगे। तो भारत पर तुर्की आक्रमण के रूप में अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी का नाम आता है। कौन है? महमूद गजनवी है, और एक क्या है? एक तुर्क मुसलमान है। लेकिन महमूद गजनवी आता तो है, लेकिन आखिर गजनी जो साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो महमूद गजनवी है। 17 बार भारत पे आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है। तो उसका भी एक कुछ ना कुछ कारण होगा, उसका भी उद्देश्य है। उसका भी उद्देश्य वही है, धन को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, और अपने साम्राज्य का क्या? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के ध्येय से कौन आएगा? गजनवी आएगा भारत में। तो गजनवी एक साम्राज्य है, और उस गजनी साम्राज्य का जो स्थापना किया था 932 ईस्वी में एडी में अल्पतगीन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 932 ईस्वी में अल्पतगीन एक तुर्की सरदार है, उसने क्या करता है बेटा? वो गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है 932 एडी में। राजधानी उसकी क्या है बेटा? गजनी, जो तत्कालीन अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान क्षेत्र में एक गजनी नामक स्थान है जहां पे इसकी राजधानी थी। वो है कौन सा वंश? गजनी वंश। ठीक है, 977 एडी में उसका दामाद है, 32 में स्टार्ट हुआ, 77 में उसका दामाद सुबुक्तगीन है, उसका गुलाम भी था और उसका दामाद है। वो क्या करता है? हिंदू शाही वंश शासक जयपाल पर आक्रमण करता है। हिंदू शाही शासक जयपाल, हिंदू शासक है जयपाल। तो पहला तुर्की सफल आक्रमण कौन करता है? सुबुक्तगीन करता है। किस पर करता है बेटा? असफल आक्रमण है। सुबुक्तगीन कौन है? ये अल्पतगीन का दामाद और गुलाम है। वो शाही हिंदू शासक किस पे? जयपाल पर आक्रमण करता है। लेकिन बेटा यहां बहुत समझने वाली बात है। तो पहला असफल आक्रमण होता है, तो क्या होता है बेटा? ये असफल होता है। पूछेगा पहला आक्रमण किसने किया? तुर्की आक्रमण की बात होगी तो सुबुक्तगीन ने किया। लेकिन सफल और असफल की बात होगी बेटा तो दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। जब असफल पूछेगा, पहला असफल तुर्की आक्रमण किसने किया, तो सुबुक्तगीन के दामाद अल्पतगीन ने। लेकिन पहला सफल तुर्की आक्रमण की बात होगी वो कौन करेगा बेटा? वो गजनवी, महमूद गजनवी करेगा। ये दोनों फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, सफल और असफल। असफल सुबुक्तगीन और असफल जो है वो कौन करेगा बेटा? वो करेगा महमूद गजनवी।
ठीक है। फिर 998 AD में कौन आता है? सुबुक्तगीन का बेटा, जिसका नाम है बेटा महमूद गजनवी, और इसका जन्म होता है, कभी कभी किसी एग्जाम में से बहुत फैक्ट पूछना हो तो महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो गजनवी का जन्म 1 नवंबर 1971 AD में महमूद गजनवी का जन्म होता है। और ये कौन है बेटा? ये सुबुक्तगीन का पुत्र है। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म होता है। और ये क्या है? प्रथम सफल तुर्की आक्रमण करता है। भारत पर प्रथम सफल तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है महमूद गजनवी के द्वारा। 71 में पैदा होने वाला महमूद गजनवी 998 में क्या पाता है? गद्दी पाता है, अपने बाप की गद्दी पाता है 998 AD में गजनवी, और भारत पर आक्रमण करता है। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, उपाधियां थी इसको कई उपाधियां दी गई थी। किसने दी थी? बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह के द्वारा। बगदाद के खलीफा अल आदिल उल्लाह के द्वारा इसको 3 उपाधियां दी गई थी बेटा। उसे कहते हैं यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान प्रथम की उपाधि। ठीक है, यामीन उल्लाह, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान प्रथम की उपाधि दी गई थी। इसको किसके द्वारा दी गई थी? बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह के द्वारा। तो 3 उपाधियां दी गई, यामीन उद दौला, यामीन उल मिल्लाह और सुल्तान प्रथम की। और अन्य उपाधियां भी इसको दी गई। इसको गाजी की उपाधि दी गई और एक उपाधि दी गई बुद्ध सिकन। बुद्ध सिकन अर्थात इसे कहते थे मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक की उपमा जिसको दी जाती है वो दी जाती है आपको महमूद गजनवी की। अब मूर्ति भंजक को क्या कहते हैं? बुद्ध सिकन, एक उपाधि है बुद्ध सिकन अर्थात मूर्ति भंजक। कौन है बेटा? ये महमूद गजनवी। मध्यकाल में मूर्ति भंजक की उपाधि किसको दी जाती है? तो दी जाती है महमूद गजनवी को। यह प्रश्न बहुत बार पूछा है और इसका भी उद्देश्य वही, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, लूट और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति से ये क्या करेगा? आक्रमण करता चला जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं प्रमुख आक्रमण से, महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। कुछ 17, कुल कितने आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किया। तो प्रश्न पूछता है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। लेकिन 17 बार आक्रमणों को हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें जो महत्वपूर्ण आक्रमण है उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहला आक्रमण इसने 1998 में बैठने के बाद 1000 में किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करने के लिए। पेशावर के, पाकिस्तान में है, पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करने के लिए प्रथम आक्रमण 1000 AD में करता है। द्वितीय आक्रमण 101 AD में, 101 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध भी ये क्या करता है? आक्रमण करता है। कब? 101 ईस्वी में। तत्पश्चात एक महत्वपूर्ण आक्रमण है 108 AD में नगरकोट के विरुद्ध, ये मूर्तिवाद के विरुद्ध, मूर्तिवाद के खिलाफ जो है आक्रमण कौन करता है बेटा? 108 AD में। कहाँ? नगरकोट में। फिर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है 114 AD में चंद्रस्वामिनी मंदिर। चंद्रस्वामिनी मंदिर अर्थात कृष्ण का एक मंदिर है। कहाँ पे है बेटा? कृष्ण का एक मंदिर है थानेश्वर, हरियाणा में। 114 ईस्वी में चंद्रस्वामिनी मंदिर, कृष्ण के मंदिर पे आक्रमण करता है महमूद गजनवी और यहाँ पे जीत हासिल करता है। फिर करता है 118 ईस्वी में गंगा घाटी पर, जो कन्नौज और मथुरा वाला क्षेत्र है, किसके खिलाफ करता है? गुर्जर प्रतिहार शासक जो है राज्यपाल के खिलाफ। गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल के खिलाफ गंगा घाटी में। ये भी प्रश्न आता है, प्रथम गंगा घाटी पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। कब किया था? 1018 AD में। कब? किसके को शासक किसका था? गुर्जर प्रतिहार का राज्यपाल, राजा राज्यपाल, राज्यपाल नहीं, राजा राज्यपाल है ये। ठीक है, राजा राज्यपाल के खिलाफ कन्नौज मथुरा में गंगा घाटी पर। और 1920 AD में महत्वपूर्ण ये भी है, कलिंजर अभियान करता है। किसके खिलाफ है बेटा? ये चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ। चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ कलिंजर के अभियान में जीत हासिल करता है। कौन? महमूद गजनवी। तत्पश्चात बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो है सोमनाथ का मंदिर है, तो सोमनाथ के शिव मंदिर पर 16वां आक्रमण था।
तो सोमनाथ के मंदिर पर कौन सा आक्रमण है? 16वां आक्रमण है, यह भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ किस ईस्वी में? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण करता है और उस समय भीम प्रथम का शासन होता है। वो कौन है? चालुक्य वंश के शासक है। भीम प्रथम चालुक्य वंश के शासक के काल में सोमनाथ के मंदिर में 1025 में महमूद गजनवी आक्रमण करता है। वो कौन सा आक्रमण होता है महमूद गजनवी का? वो 16वां आक्रमण होता है। लास्ट आक्रमण 17वां, यही पूछता है 17वां आक्रमण किसके खिलाफ होता है? तो 17वां आक्रमण 1027 AD में मुल्तान के जाटों के विरुद्ध। ठीक है, पहला पेशावर के में और 27 जो है 17वां जो है जाटों के विरुद्ध किया था। और 16वां इसलिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि सोमनाथ के शिव मंदिर के बहुत सारा धन लूटा, पूरे मंदिर को तहस नहस कर दिया, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहता है 1025 AD में। हम लोग बधे हुए पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग लूसेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते। जब कभी सोमनाथ मंदिर के बारे में बात करेंगे या महमूद गजनवी का अलग एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लूसेंट के हिसाब से है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन 27 में आक्रमण करता है और 1030 में इसकी क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। तो एक ऐसा शासक, तुर्की शासक, जो भारत पर लूट के साथ भारत के मंदिरों को नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा व्यक्ति है? वो व्यक्ति है महमूद गजनवी। ठीक है बेटा, लेकिन इससे महत्वपूर्ण कुछ और फैक्ट एग्जाम में आते हैं। तो सेना में तिलक नामक एक व्यक्ति है, तिलक, वो हिंदू सेनापति रखा है, मुस्लिम, लेकिन सेनापति कौन रख रहा है? हिंदू रख रहा है। और चांदी का सिक्का दिरहम चलाता है जिस पर संस्कृत और अरबी मुद्रा का लेख है। बहुत ही अच्छा शासक, साथ ही साथ संस्कृत का भी उल्लेख कर रहा है और अरबी भाषा का भी मुद्रा का लेख इस पर लिख रहा है। इसके काल में कुछ दरबारी होते हैं, एक होते हैं अल बरूनी, और अल बरूनी के द्वारा बस बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं और उसके लेखक हैं। इसे प्रश्न बहुत बार पूछता है कि तहकाके हिंद के लेखक कौन है? तहकाके हिंद अरबी भाषा में लिखा गया और तहकाके हिंद के जो लेखक हैं बेटा वो है अल बरूनी। अल बरूनी कौन है? महमूद गजनवी के सब दरबारी हैं। अल बरूनी के द्वारा तहकाकी के हिंद, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा जो फारसी ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है फारसी का, वो कौन सा है? शाहनामा है। और शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है बेटा? फिरदौसी हैं। साथ ही साथ एक उतबी हैं, ये दरबारी इतिहासकार हैं, इनके द्वारा तारीखे यामनी की रचना की जाती है। तारीखे यामनी की जो रचना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है बेटा? उतबी के द्वारा। और उतबी कौन है? दरबारी इतिहासकार है, किसके? महमूद गजनवी के। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट लास्ट फैक्ट है, वो है बैहाकी। बैहाकी के द्वारा तारीखे सुबुक्तगीन की रचना किसने की? तो बैहाकी ने की। ये जो चार दरबारी हैं, इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में मिलाने वाले प्रश्न में पूछ देते हैं बेटा। तो ये भारत पर जो आक्रमण, अरबी और तुर्की आक्रमण था, उसमें हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़े, फिर हम गजनवी के बारे में पढ़ लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा मोहम्मद गोरी के बारे में। तो जो कल की क्लास होगी मोहम्मद गोरी के बारे में होगी। तत्पश्चात अगर समय मिला तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। सल्तनत काल आ जाएगा, वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी, गुलाम वंश स्टार्ट हो जाएगा। गुलाम वंश के साथ साथ फिर हम तुगलक वंश तक पहुँचेंगे धीरे धीरे करते करते। और बहुत सारे जो वंश हैं, इसी में मुगल काल भी आएगा। दिल्ली सल्तनत में ही बेटा इसमें कौन सा आएगा? मुगल काल भी आएगा। उसी में हम अकबर, बाबर, हुमायूं सब पढ़ेंगे। तो ये आक्रमण अब मुस्लिम काल यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है अरबी आक्रमण के साथ। इसके बाद जो भी कक्षाएं होंगी आगे क्लास चलती रहेंगी। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे रिलेटेड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। एक बार आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। और पहली क्लास है तो बताइएगा कि क्या छूटा है, क्योंकि हम जो क्लास यहाँ स्टार्ट किए हैं वो लूसेंट के हिसाब से स्टार्ट हुआ है। अलग से जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाएंगे तो अलग क्लासेस जब चलेंगी थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जैसा एग्जामिनेशन अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं यहाँ पे आपको मिल गया और यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं, बहुत इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। लेकिन और एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं आप, बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा और फैक्चुअल हो जाता है, थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल डेटा भी पूछता है। इसमें हम पढ़ेंगे, जब कभी इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे तो हम फिर से पढ़ेंगे इसको। तो आपको कैसा लग रहा है ये क्लास? अब
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि और लोगों तक ये पहुँचना चाहिए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।